उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच से मैं अपने मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, एक लंबे अंतराल के बाद आज हम अपना कार्यक्रम लेकर आए हैं इस मंच पर और आज का कार्यक्रम है रचना धर्मिता। मेरे मित्र जानते हैं कि रचना धर्मिता कार्यक्रम किसी साहित्यकार पर केंद्रित रहता है, जिनको हम इस मंच पर इस कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं और उसके बाद फिर उनकी सृजनशीलता पर, उनकी रचनात्मकता पर, उनकी रचना धर्मिता पर बातचीत करते हैं। आज हम रांची चलते हैं और इस कार्यक्रम में हमने रांची से सादर आमंत्रित किया है यहाँ पर इस आज के कार्यक्रम में सुपरिचित साहित्यकार सुश्री अनीता रश्मि को। अभी थोड़ी देर में आज की जो हमारी अतिथि हैं अनीता रश्मि, उनको हम आज के इस मंच के साथ जोड़ देते हैं। उसके बाद विधिवत रूप से हमारा आज का ये कार्यक्रम आरंभ होगा। आइए सबसे पहले आज के जो हमारे साहित्यकार हैं रांची चलते हैं और उनको इस मंच के साथ जोड़ देते हैं। नमस्कार अनीता जी। अनीता जी नमस्कार। नमस्कार रैना जी। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप इस कार्यक्रम के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं और अब थोड़ी देर में हमारे मित्र, अब देखिए मैं नाम ले ही रहा था, हमारी वरिष्ठ साहित्यकार सरोजनी कौशिक जी हमारे मंच के साथ जुड़ गई है। मैं उनका स्वागत करता हूं। सरोजनी जी, आप को मैं कई महीनों बाद आपका नाम देख रहा हूं अपने पटल पर, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि रांची से आज हमारे साथ अनीता रश्मि जी जुड़ी है। अनीता जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं। अभी हाल फिलहाल में आपको कुछ पुरस्कारों से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, उनके बारे में आप खुद जानकारी देंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद सर। हाँ, अभी कथा रंग प्रतियोगिता की घोषणा हुई है, तो उसमें पुरस्कृत करने के लिए आमंत्रित किया गया है दिल्ली में, गाजियाबाद में। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने मित्रों को बताना चाहूँगा, हालांकि आप परिचित है, सुपरिचित है, सभी लोग, सभी साहित्यकार मित्र आपको जानते हैं, लेकिन आपके बारे में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। फिर बाद में हम बातचीत के माध्यम से आपका जो व्यक्तित्व है, कृतित्व है, उसके बारे में जानेंगे। इस बीच में पिलकेंद्र अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए, रश्मि बजाज जी जुड़ गई हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, बीच में मैं सभी मित्रों को बहुत मिस कर रहा था। 1-2 महीने मेरा कार्यक्रम स्थगित रहा किन्हीं कारणों से, लेकिन आज मैं बहुत सुखद और बहुत आनंदित अनुभव कर रहा हूँ। और ऊपर से अनीता रश्मि जी, आप रांची से जुड़ी हैं। पिलकेंद्र अरोड़ा जी, सरोजनी कौशिक जी, रश्मि बजाज जी, आपका मैं स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। आप हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपके बारे में अनीता जी बताना चाहूँगा कि प्रथम उपन्यास आपका 20 साल की उम्र में प्रकाशित हुआ है। तो क्या इतनी आप परिपक्वता आई थी उस समय जब आपने उपन्यास लिखा था? इसके बारे में बातचीत करेंगे। इस बीच में विजय संदेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए। उसके बाद पत्रिकाओं में आपकी लगभग 300 से अधिक रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। अभी तक जो आपकी रचना धर्मिता रही है, आपको अनेक पुरस्कार भी मिले हैं और जैसा कि आपने स्वयं बताया कि अभी भी कथारंग की ओर से आपको सम्मानित करने की घोषणा हुई है और आपका विषय खास करके वो जनजातीय साहित्य संस्कृति के बारे में जो आपका लेखन है उसके बारे में है। और एक और पुरस्कार का भी नाम लेना चाहूँगा जो आपसे मुझे सूचना मिली थी, इन बुक फाउंडेशन की तरफ से राजभाषा का हिंदी सम्मान जो 2023 का है, वो भी आपको आपके लिए घोषित हुआ है। पुनः मैं आपका इस मंच पर स्वागत करता हूँ। लेकिन आपसे बातचीत यहीं से शुरू करूँगा कि
20 साल की उम्र में उपन्यास से आपने लिखना शुरू कर दिया, कविता क्यों नहीं लिखी? अक्सर मैंने ये देखा है कि जो साहित्य में रुचि रखते हैं तो सबसे पहले छोटी-छोटी प्रेम कविताएँ या ऐसी कविताएँ लिखते हैं ताकि उनको लगे कि वो लेखन में रुचि रखते हैं। लेकिन आपने 20 साल की उम्र में पहला उपन्यास लिखा है, क्या पृष्ठभूमि है उसकी? मैंने उपन्यास उस उम्र में लिखा, लेकिन शुरुआत कविता से ही हुई है मेरी। जब बहुत छोटी थी तो नंदन पढ़ा करती थी, तो उसके लिए एक माचिस नाम की, अभी तक मुझे उसका शीर्षक याद है, माचिस नाम की 5-6 लाइन की कविताएं लिखी थी। हालांकि भेजी नहीं, बहुत दिन रैक पर रखी रह गई, फिर वो गुम भी गई। और बाद में भी मेरी पहली रचना जो प्रकाशित हुई वो भारत यावर भाई की नवतारा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, वो कविता ही थी। लेकिन पुस्तक जो पहली आई वह उपन्यास था, और उसमें चूंकि छात्र जीवन से तुरंत निकलना हुआ था तो रिजल्ट नहीं आया था, और उस दौरान हमने लिखा उसे, तो स्वाभाविक से छात्र जीवन का कुछ आ गया है, कुछ उस जमाने की जो बचकानापन है वो भी है उसमें। और विसंगतियां और विषमताएं इतनी थी उस समय, दहेज हत्या बहुत हो रहा था, तो वो सारी चीजें आ गई है, जितनी भी विषमतियां विषमताएं लेते हुए। तो एक जो छात्रार्थ के साथ आदर्शवाद होता है ना, या फिर कहिए कि इन सब चीजों से चोट पहुंचती है, और वो छटपटाहट जो अंदर होती है मन की जमीन पे एकदम बेचैनी, और फाड़ कर निकल जाए, तो उस तरह की स्थिति बनी। और इसका सबसे बड़ा कारण जो मैं समझती हूँ, पाठक से लेखक में परिवर्तन हुआ। मैंने बहुत क्या बात पहले है! ही गुनाहों का देवता पढ़ लिया था, शिवानी की चीजें पढ़ी, अमृता प्रीतम की पढ़ी, कमलेश्वर की पढ़ी, जैनेन्द्र की भी वयम रक्षामः पढ़ी। तो हम लोग जो उतना पहले से बहुत पत्रिकाएं वगैरह पढ़ते रहे, तो मुझे लगता है कि शायद इसने ही मुझे उपन्यास लेखन की ओर मोड़ा हो। तो ये जो इतनी पहला कमी। उपन्यास आपका था, आप जैसे आपने ही ये सूचित किया है कि 20 साल की उम्र में आपने लिखा, तो देखिए उपन्यास लिखना बहुत आसान कार्य नहीं होता है। उसके लिए जी आपको एक विस्तृत फलक पे सोचना पड़ता है, उसका जो कथानक होता है, उसकी जो उपकथाएँ होती हैं, उसकी जो अलग-अलग धाराएँ होती हैं, तो उसको आपको उपन्यास के रूप में बुनना पड़ता है। उसको जी जी आपको रचना पड़ता है उपन्यास को। उपन्यास अपने आप में एक, जैसे कविता में महाकाव्य के रूप में जब हम उसको मानते हैं, तो महाकाव्य में भी अनेक रूप होते हैं, कई सर्ग होते हैं। इसी तरह से उपन्यास में भी कई अध्याय होते हैं, कई कथाएँ होती हैं, कई कथानक, तो मूल कथानक एक बड़ा होता है। तो हम्म, 20 साल की उम्र में आपको लगा था कि आप इतनी परिपक्व हो चुकी हैं कि आप एक अच्छा उपन्यास लिख सकती हैं। तो ये साहित्यिक रुचि आपको, ठीक है, आप पत्रिकाएँ पढ़ती थी, आप एक अच्छा पाठक थी, लेकिन लेकिन खुद एक उपन्यासकार बनना, खुद साहित्यकार बनना एक बड़ी बात होती है। तो क्या कैसा वातावरण रहा आपका? और ये प्रयास कैसा चलता रहा आपका, खास करके उपन्यास जो पहला आपने लिखा है? इसके बारे में आप हमें हाँ, विस्तार से बताइए। मेरे घर में कोई भी लेखक नहीं है, नहीं थे भी, लेकिन पाठक माँ पिताजी सहित भाई बहुत थे। भाई लगातार पत्रिकाएं और पुस्तकें लाते थे, वही पढ़ते पढ़ते मुझे लगता है कि खुद ब खुद व स्वतः जन्म ले गया होगा, ले गई होगी इच्छा कि उपन्यास लिखना है। और उस पे जब मैंने लिखा तो वह उपन्यास मैं बता दूं कि पांडुलिपि इसकी पुरस्कृत हुई थी जयपुर से, और जयपुर से प्रकाशित भी हुई थी ये पुस्तक। और उस दौरान इसकी 800 प्रतियों की खरीद की घोषणा हुई थी पुरस्कार स्वरूप, साथ में जो भी आर्थिक मिला। और ये लिखने के पीछे कारण मुझे जो अब समझ में आता है, जब मैं पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी हूँ, कि वह पाठक ही है, जो मेरा पाठक था उसने ही मुझे एक तरह से उत्प्रेरित किया कि आप लिखो और उपन्यास लिखो। मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि उसमें मैंने कैसे लिख दिया, लेकिन यह उपन्यास जब पुरस्कार पा गया, और जयपुर से ही विमोचन इसका किया था शंकर दयाल सिंह जी, सांसद भी थे और साहित्यकार थे पटना के। मुक्त कंठ एक पत्रिका निकाला करते थे, बहुतों को याद होगा।
उनकी यादों भी। तो उन्होंने क्या किया कि एक पत्र मुझे लिखा, उसमें मैं चतरा में थी अपने घर में, जब छपी, लिखा तो गया था छात्र जीवन में, छपी थोड़ा देर से, तो वो जब पुरस्कृत हुई और उसके छप के आई, तो उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा, और उसके माध्यम से जब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप दूसरा उपन्यास भी लिखें, और मैं इसका विमोचन करके आ रहा हूँ, आप मुझे जानते हैं कि नहीं पता, तो मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ सार्थक किया है, और वो खुद ब खुद हो गया था। क्या बात है, आपको साधुवाद। आप बहुत अच्छा प्रयास था उस समय। लेकिन हाँ, इस प्रयास ही बीच में, करेंगे। जी जी, इस बीच में मैं आपका कहना चाहूँगा, पूनम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई है, उनका मैं स्वागत करता हूँ। सुधा जुगरान जी, आपका भी स्वागत। बसंत परिहार जी अहमदाबाद से, क्या बात है, आपका स्वागत है। अरुण कुमार पासवान जी का भी स्वागत है। विकेश निझावर जी, नमस्कार नमस्कार निझावर जी। और दिया भाटिया, बहुत अच्छा, हमारे कई मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सभी मित्रों को मैं 1-2 महीने के बाद उनका नाम देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप जैसे कह रही थी कि कविताएं शुरू में आपने लिखी, कुछ याद है आपको कोई कविता जो आप यहाँ पर सुनाना चाहेंगे अपने मित्रों को? हाँ, याद है सर। और मेरी कविता की पुस्तक भी आई है, 2 देर से आई है, तो उसमें से मैं एक कविता सुनाती हूँ। जरूर, आपका स्वागत कविता है। की पुस्तक है जिंदा रहेंगी कविताएं, ये आहा, एक है, और एक और क्या आई बात है, है। बहुत बहुत अच्छा शीर्षक है जी, सुनाइए, आपका स्वागत है। खुशबू चुराते बच्चे, कोलतार छुपड़ी काली सड़क से दौड़ते हुए आ मिलते हुए बच्चे, सवेरे सवेरे जो फूटती किरण के साथ गए थे सुंदर साफ उज्जर यूनिफॉर्म में, कई स्कूलों में पंक्तिबद्ध, अपने अपने बाबा का हाथ थामे, गमीली पगडंडियों से गुजरकर। आहा, दोपहरिया होते घर लौटते ही बाबा के संग छोड़ उन्हें उसारे पर भाग कर आ गए हैं पगडंडी, मेड़ों की को लांघते फलांगते हुए माटी के करीब अपनी। छोड़ उन्हें उसारे पर भाग कर आ गए हैं पगडंडी, मेड़ों को लांघते फलांगते हुए माटी के करीब अपनी, इतने इतने करीब कि उनकी देह से माटी की खुशबू चुराई जा सकती है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, इतने बहुत अच्छा। इतने करीब कि उनकी देह से माटी की खुशबू चुराई जा सकती वाह वाह वाह, बहुत सुंदर कविता। तो अपने अपने लेखन प्रक्रिया में आपको क्या लगा कि गद्य लिखना आपके लिए सहज रहा या पद्य या कविताएं? है। शुरुआत तो पद से ही हुआ था तो जरूर उसमें पद रहा होगा, लेकिन अब मैं कहानियां ज्यादा लिख रही हूँ। एक नए उपन्यास, तीसरा उपन्यास पे काम कर रही हूँ, और लिख लिया है, संशोधन चल रहा है। तो गद्य में क्योंकि कहानियां ज्यादा, बहुत ज्यादा स्वीकृत भी बहुत हो रही हैं, लोग पाठक वर्ग भी स्वीकृत कर रहे हैं, प्रकाशक और संपादक भी। तो जिसके प्रति सबकी स्वीकृति बनती है, नहीं चाहते भी आप उधर मुड़ जाते हैं, तो करते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। भूपेंद्र सिंह रैना जी जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए, बहुत अच्छे कवि हैं जम्मू से। मैं उनका स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, खास करके इनका साहित्य निर्वासन पर है, कश्मीर निर्वासन पर। तो कश्मीर निर्वासन से याद आ गया, तो जहाँ तक मेरी जानकारी, आप 2-3 बार कश्मीर भी गई हैं, 1-2 बार। तो भानु प्रकाश रघुवंशी जी अशोकनगर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए, बहुत अच्छे कवि हैं, इनकी कविताएं मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छे कवि हैं। तो कश्मीर कैसे, किस प्रयोजन से जाना हुआ आपका अनीता जी? कश्मीर में घूमने के लिए गई थी, 2 बार जाना हुआ। एक बार बच्चे छोटे थे, 4-5 साल के, 2 बेटियां हैं मेरी, माता पिता के साथ, ससुर के साथ जाना हुआ वो घूमने के लिए। और दूसरी बार भी घूमने के लिए, उसमें बच्चे नहीं थे, लेकिन बड़े परिजन लोग साथ में थे। एक बार गुलमर्ग गई, दूसरी बार उतने ही कहना चाहिए कि बर्फ की जिंदगी देखने के लिए या बर्फ की जमी देखने के लिए सोनमर्ग गई, और बाकी तो श्रीनगर का देखा। बहुत
चेंज आया। दूसरी बार में मैंने देखा बहुत परिवर्तन कर दिया गया था। पहली बार गई थी 90 के आसपास और दूसरी बार 2000 के आसपास, तो बहुत परिवर्तन हो गया था। बीच में आतंकवाद आया, उसके बाद जब वो खत्म होने लगा उस बीच में जाना हुआ, लेकिन छिप के थोड़ा बहुत आतंकवाद का असर तो दिखता था। लौटने के बाद खैर उस पर बात करेंगे। ये पुस्तक आपकी जो है ईश्वर की तूलिका, ये मेरे हाथ में है। जी। तो इस पुस्तक के बारे में बताइए, क्या किससे क्या प्रेरणा मिली आपको? इसमें विशेष रूप से आप ने क्या कहने की कोशिश की है? ईश्वर की तुलिका, मैं यह बताना चाहती हूँ कि ईश्वर से बड़ा चित्रकार, उसकी तुलिका से बढ़कर किसी की भी तुलिका नहीं है। हम पग पग पर देखते हैं और पत्ती पत्ती पे देखते हैं, पुष्प पुष्प की पखड़ियों पे देखते हैं, इतना अंतर, इतनी विविधता। और थोड़ा बचपन से ही मुझे लगता है जितने भी रचनाकार होते हैं खासकर वो प्रकृति प्रेमी तो जरूर होते हैं। उनकी रचना तभी परवान चढ़ती जब प्रकृति से प्रेम करते हैं, प्रकृति को निहारते हैं। तो घूमने का शौक तो रहा, बाहर जाना तो नहीं हुआ, लेकिन हमारा देश भी अप्रतिम सौंदर्य का से भरा हुआ है। तो देश के अनेक इलाकों में जाना हुआ, क्योंकि ये बैंक में थे तो हम लोगों को उसके चलते सुविधा थी, तो हम लोग अक्सर जाया करते थे। फिर मुझे धनयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान पढ़ते हुए यात्रा वृतांत वगैरह भी जो मैंने देखा था ना, तो नहीं चाहते हुए वो खुद ब खुद यात्रा वृतांत लिखने की इच्छा जग गई। और फिर मैंने इससे लिखा, जहाँ जहाँ जाना हुआ उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर का जो शांति निकेतन है विश्व भारती, वहां भी जाना हुआ। बोलपुर से होते हुए बहुत पास से देखना हुआ। उसके अलावा रोहतांग, मनाली, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, दार्जिलिंग, तो इन सबको समेट कर, और हमारा खुद का अपना इलाका, मतलब हमारा झारखंड सौंदर्य में इतना अत्यधिक ज्यादा है, आगे है। लोग उसको अभी पूरी तरह से पर्यटन आकाश पे वो चमक नहीं पाया है पूरी तरह से, लेकिन अगर लोग यहाँ आएंगे तो देखेंगे किसी भी तरह ये सिक्किम के सौंदर्य से, हिमाचल के सौंदर्य से कम नहीं। तो इसको भी शामिल करते हुए मैंने इस किताब की रचना की, क्योंकि मैं चाहती थी कि लोग केवल विदेशों की ओर ना भागे और यात्रा वृतांत मात्र विदेशी धरती के बारे में ना हो, हमारे अपने देश के बारे में। इसलिए मैंने इसमें देश की यात्रा का वर्णन किया है, जिसमें आपको थोड़ा इतिहास, थोड़ा वहाँ का लोक जीवन भी मिलेगा और प्राकृतिक सौंदर्य तो है ही। क्या बात है, बहुत अच्छा। और शुरू से ही आप इस तरह से सृजनशील रही हैं। और आपने जैसे खुद कहा कि अब कहानियों में ज़्यादा आप सहज महसूस कर रही हैं। तो खास करके अनीता जी, एक विषय पर मैं आपसे यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, जिसके लिए आपको अभी पुरस्कृत भी किए जाने की घोषणा हुई है। वो है कि क्षेत्रीय और जनजातीय साहित्य संस्कृति पर विशेष केंद्रित आपके लेखन को। तो क्या मूल में क्या आपने क्या मतलब उसमें क्या विषय लिया है उस दृष्टि से? मेरे आसपास ही चूंकि बचपन से ही बिखरा हुआ है, हम लोग माटी से जुड़े हुए लोग माटी के लोगों को देखते रहे हैं। उनकी जो अथक श्रम के बाद जो उनके चेहरे पे खुशी रहती है, पिंडलियों तक पानी में डूबे रहने के बावजूद, कादो कहेंगे हम लोग, कीचड़, और मैं उसे चंदन करती हूँ, माटी चंदन। तो उसमें डूबे रहने के बावजूद अथक श्रम के बाद 5 बजे से मैंने जो उनके चेहरे पे हंसी देखी है, वो मुझे बहुत प्रेरित करती थी, आदिवासियों की। तो मैंने इस विषय पे हर तरह से छानबीन की, जहाँ जरूरत पड़ी तथ्यात्मक, वहाँ लोगों से बात भी की, अध्ययन किया। और मेरे घर में शुरुआत में बहुत सुविधा नहीं थी बाहर निकलने की, तो जो सब्जी वाली भी आती थी उसे भी मैं अंदर बुला लेती थी और उसे जानना चाहती थी और उसके भाषा को भी पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने देखा है कि ये लोग, इनके जो राग विराग, सभ्यता, संस्कृति, बोली बानी, खान पान, सब विशेष है, मेहनत तो है ही, पलायन जो। तो मेरी किताब में जो सरई के फूल नामक किताब हिंदी में से आई है और बहुत चर्चित भी हुई, तो उस किताब में मैंने इनके राग विराग, इनके शहीद, हमारे
झारखंड में इतने शहीद हैं, बहुत कुछ तो चर्चित हैं, लेकिन बहुत सारे गुमनाम। तो इन सबको लेते हुए मैंने लिखा है, तो कई कहानियां लिखी, उसमें 12 कहानियां संकलित हैं। और मेरा इस दिशा में मुड़ने का सबसे बड़ा कारण रहा कि मैंने महसूस किया है, जो यहाँ के बारे में कहा जाता है कि झारखंड में बोलना ही गीत और चलना ही नृत्य है, हाँ हाँ हाँ, क्या तो वह बात है, भी क्या मैंने फिर से महसूस किया, इसलिए मैं अपनी बहुत रचनाओं बढ़िया, में इन चीजों को बहुत अच्छा लाती हूँ कहा, जरूर। इसकी बहुत जानकारी के लिए जरूरत पड़ती है तो मैं बात भी करती हूँ, अध्ययन भी करती हूँ। तो वो जो आपके आसपास बिखरा हुआ था, आपके अवचेतन में बैठा हुआ था बचपन से, जैसे जैसे आप बड़े होते गए, वह जमीन फाड़ के बाहर आ गई और कहानी में रह गई। अब और एक इतना कुछ है, एक बात और कहना चाहूंगी, हाँ झारखंड कहिए में कहिए इतना कहिए। कुछ है कि अगर आप कई ग्रंथ लिख देंगे तब भी कम पड़ेगा। अभी देखिए, यहाँ के खान पान को लोग अपना रहे हैं, यहाँ के जड़ी बूटी को लोग अपना रहे हैं। हाड़ोपैथी कहलाता है, जड़ी बूटी से इलाज करने वाले करते हैं। तो ये क्यों विदेशों में भी क्यों अपना रहे हैं लोग? क्योंकि जान गए हैं कि स्वास्थ्य कर अगर सब कुछ है तो यहाँ है। तो इसलिए यहाँ के विदेशों में भी लोग अपना भी रहे हैं और मान्यता भी दे रहे हैं और स्वीकार भी रहे हैं। नहीं, तो आप नहीं चाहते। एक कहानी से आपका एक अंश सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले पिलकेंद्र अरोड़ा जी ने अच्छा कमेंट दिया आपके लिए। कह रहे कि ईश्वर की तुलिका बहुत आकर्षक शीर्षक है, सृष्टि का रचनाकार चित्रकार। हाँ, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद पिलकेंद्र जी। और भूपेंद्र सिंह रैना जी का भी कहा कि भारत का हर क्षेत्र अद्भुत है। वाह वाह, कश्मीर हो या झारखंड, स्वाभाविक सही है कि बात। हमारे, अब देखिए हमारे हमारे भारत की तो यही विविधता है, आकर्षण तो यही है। आप अपने देश के किसी भी कोने में जाइए तो आपको एक अलग भारत मिलता है, अलग दृश्य मिलता है आपको, और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि क्या ये संभव है, और केवल ये संभव है भारत की भूमि पर ही। और आप कश्मीर जाइए, आप एक्सट्रीम नॉर्थ जाइए, आप साउथ में जाइए, आप पूर्वोत्तर साइड में जाइए, आप पश्चिम जाइए, आपको एक जगह पहाड़, दूसरी जगह समुद्र, एक जगह नदियां ही नदियां, ये कहीं पर खेत खलिहान ही खलिहान। तो स्वाभाविक है कि एक रचनाकार जो है वो तो उससे आकर्षित होता है, प्रभाव उस पर पड़ता है ज़रूर। इस बीच में नीलम कुलश्रेष्ठ जी आपको नमस्कार करती हैं, जुड़ गई उन्हें भी हमारे साथ। नमस्कार। और सभी को नमस्कार। पूनम शर्मा जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं। मेरे लिए ये अहोभाग्य है कि सब मित्र हमारे साथ जुड़ गए। अरुण कुमार पासवान जी, क्या बात है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आप ये जो हमने जनजातीय साहित्य और संस्कृति पर बात की, कोई ऐसा टुकड़ा सुनाइए ना अपने मित्रों को। हवा का झोंका थी वह से ही सुना दी। क्या ठीक है, बात है, वाह वाह वाह, सुनाइए। ऐसे तरह के फूल में तो पूरा उन्हीं पे केंद्रित है, लेकिन इसमें भी है ये हवा का झोंका, वाह वाह, ये थी पुस्तक वह। मेरे पास भी है, ये देखिए, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई आपको। जी सुनाइए, बहुत तो अच्छा मैं लगा। शीर्षक कहानी को ही सुनाती हूँ, है ना। हवा का झोंका थी वह, इसका कुछ जी अंश। हाँ, मीनवा नाम था। संक्षिप्त में सुनाइएगा। जी जी। हाँ, मीनवा नाम था उसका। यूं तो मीना नाम रखा गया होगा, पर मीना से मिनवा का सफर तय करने में कितनी देर लगी होगी उस नाचीज को। है। उसकी याद जब भी आती, हवा के ताजे झोंके से ही आती। ऐसी बात नहीं कि वह खूबसूरती की बेमिसाल तस्वीर थी, बल्कि उसे बदसूरतों की श्रेणी में ही रखना सही है। काली काली जुल्फों के बीच वही काला चेहरा, गुदनों से भरा चेहरा, नाक पकौड़े सी फुली, जिसके दोनों ओर छेद को और मोटा करने की साजिश। एक साधारण अनगढ़ जूड़ा, उसमें खुसे उड़हुल के फूल की चमक, गले की काली धारियों में काले काले गुदने के नेकलेस, माथे पर गुदने की बिंदी, हाथ में गुदने का कंगन, पाँव में गुदने की ही मोटी सी पाजेब। इन सब से सजी मिनवा के में कुछ भी तो असाधारण नहीं था, एकदम प्राकृतिक। फिर भी जब वह याद आती
हवा के ताजे झोंके से ही याद आती। हाँ हाँ, क्या बिना बात है। बिना थके अनवरत काम करती। जब सफाई से गोल गोल घुमाते हुए पूरे कमरे में पोछा लगाती। सोफे पर बैठकर हम उसकी सफाई पर चकित रह जाते। अक्सर वह जब उमंग से लबालब भरी होती अपने गांव की कहानी कहा करती। बताती कि कैसे पति को छोड़ देने और नया घर बसाने में वह तनिक नहीं हिचकती थी। प्रतिरोध के स्वर उस क्या बात है। स्त्री में थे। एक जगह सुनाना चाहूंगी छोटा सा इसी का अंश। अच्छा, इस बीच में नीलम प्रभा जी ने बहुत अच्छा कमेंट दिया है आपको। नीलम जी प्रभा बहुत जी लिख शुक्रिया। रही है, रांची विश्वविद्यालय की छात्रा रही हूँ, एमए वहीं से किया है, मायका भी वही है और रांची के नाम से लगाव है और रांची के लोगों से, वहाँ की हवाओं से भी। अनीता रश्मि को मेरा प्यार। बहुत ये बहुत प्यार नीलम, मेरा भी है। जी जी, ऐसा रश्मि प्यार प्रभा मिले जी ने, लेखक। जी ऐसा प्यार लेखक को मिलता रहे और क्या चाहिए। क्या बात है। बहुत बहुत देखिए, प्यार। लेखक को और क्या चाहिए। पैसे की तो न वो आशा कर सकता है और न तमन्ना कर सकता। जी सही बात है। जी जी। तो इसका अंत मैं थोड़ा सुनाती हूँ। ये प्रतिरोध का स्वर रचती है। ये बहुत सामान्य सी व्यक्तित्व की मलिका। अब पोछा लगाती, मतलब आप समझ ही गए होंगे कि वो काम करने वाली स्वागत है है। आपका, आपका स्वागत है। हाँ तो उसका अंत में सुनाती हूँ, ठीक है। वह मिनवा आई है आधी रात को, जिसने अपने घर उसको रखा, नरेटर के घर। अरे मिनवा, इतनी रात को यहाँ। वह लगभग मुझे धक्का देती हुई अंदर घुसी थी, मेरे लॉन की धूल को अपने पांव के साथ लेकर। क्या बात है मीना, इतनी घबराई हुई क्यों हो? प्रश्नों की बौछार झेलती मिनवा तन का भार न झेल सकी थी, जमीन पर धप से बैठ गई थी। उसके हाथ में हसुआ था। उसने कहा, मार दिए लो उसको, वो हरामी को। आए रहे हमर मर्द मन के मारे और हमके बेइज्जत करे। मतलब आया था हमारे हम्म। मर्द को मारने और हमें बेइज्जत करने। उसकी खिचड़ी भाषा पर ध्यान नहीं था मेरा। वह चली गई। सभी पूछते हैं मुझसे कि कहाँ छुपाया उसे। मैं पूछती हूँ, कहती हूँ कि मैं कहाँ छुपा सकती थी उस हवा के झोंके को। आपको पता है कि वह कहाँ गई? क्या उसने बात है। हत्या करके, बेइज्जत करने वाले की हत्या करके वह अरे गई है। और सब इसको पकड़ रहे हैं कि आखिर तुमने कहाँ छुपाया उसे। उसका बेटा भी पूछ रहा है, लेकिन ये बोलती है बहुत मैं बढ़िया, सच में बहुत नहीं अच्छा, जानती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आपकी यात्रा तो चलती रही है, लेकिन परिवार में और कोई साहित्य में रुचि रखते हैं? आपको किस तरह से परिवार में सपोर्ट मिला इसके लिए, या कोई विशेष खास कश्मकश मेहनत करनी पड़ी आपको? पहले तो मैं ये बता दूं, रुचि तो सबको साहित्य में बहुत थी। भैया मेरे थे, वो टाल से, टाल आप लोग शायद जानते हो, लकड़ी के जो टाल हुआ करते थे, कोयला भी मिला करता था, चारकोल वगैरह। तो भैया वहां लेने गए थे तो टाल वाले को उन्होंने पढ़ते देखा था, अच्छा। चंद्रकांता संतति और सब। और उस समय वो उनसे मांग कर किताबें लाया करते थे। बाद में लाइब्रेरी बनाए, उनसे लाना शुरुआत की उन्होंने जो सदस्यता ली। तो किशोरावस्था से हम सब जुड़े। लेकिन एक मेरे बुआ के लड़के थे, कि कोई लेखक अभी भी नहीं है मेरे घर में, लेकिन मेरे एक बुआ के लड़के थे, नासा में वो कार्यरत थे। उन्हें बहुत रुचि थी किताबों से और वो लिखा भी करते थे। उनकी कई किताबें भी छपी। अशोक सिन्हा। तो हम्म। वो मेरी रचनाओं को पढ़ते थे और उसके, कहिए कि थोड़ा सा प्रेरित करते थे। बस इतना ही साथ था सब उनका। वो पहले, और घर के सारे लोग पसंद करते थे और प्रेरणा देते थे। बाबूजी भी पसंद करते। बाबूजी मेरे बड़े खुले दिमाग के, किसी चीज में रोका नहीं। आकाशवाणी में उस जमाने में भी इंटर से ही जाने दिया। इतना खुलापन उस जमाने में नहीं हुआ करता था। लेकिन बाबू तो नहीं चाहते भी साहित्य की ओर। और थोड़ी सी मुश्किल आई ससुराल में। लिखना, लिखने में रोक नहीं, आने जाने में थोड़ा सा रोक था। लेकिन लेखन चलता रहा तो सबने प्रेज किया। सबने, तो अपने अपने मैं तो ये बच्चों पर करते हैं। कोई असर, अपने बच्चों पर तो आपने मैं कोई छुप असर के, मैं देखा? जब चीजों को जानना चाहती थी, मुझे जैसे जानना है बिरोर के बारे में, अब वहाँ व्यवस्था ऐसी थी कि आप बाहर नहीं निकल सकते। तो मैं देवर लोग को भेजती थी छुप के वहां की जानकारी लेने के लिए। पूरा मुझे ये चाहिए, फोटो लेना है तो चुप से किसी के साथ स्कूटर पे बैठा, किसी को बताया नहीं कहाँ जा रही, किनारे जाके खींच के लाया।
और उसके आधार पे बहुत सारे आलेख भी आए उसमें और रचनाओं को बल मिलता चला गया। तो जहाँ चाह तो वहाँ राह। ये वो तो है ही, जहाँ चाह वहाँ राह, तो वो तो रास्ता तो खुद ब खुद बन जाता है फिर बाद में। लेकिन अपने बच्चों पर कोई आपका असर नहीं पड़ा, वो उन्होंने लेखन में कोई रुचि नहीं रखी फिर? हाँ, मेरी बड़ी बेटी ने बचपन में लिखना शुरू किया था, कविता लिखी, रांची एक्सप्रेस यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध पत्र था और अभी भी है, लेकिन उसमें ज्यादा प्रसिद्ध था, तो उसमें उसकी रचना भी आई थी, कविताएं आई थी। फिर धीरे धीरे वो मास कम्युनिकेशन और फिजिक्स में उलझ गई, उसका छूट गया, फिर गृहस्थी। छोटी बेटी को इंटरेस्ट नहीं है, 2 बेटियां हैं तो बच्चों में, आज के बच्चों में, जबकि ये लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, फिर भी रुचि कम है। बड़ी बेटी मतलब पढ़ती भी है, बहुत पढ़ती है वो ऑनलाइन। मतलब इस यात्रा में आप अकेले हैं जो इसके पथिक साथ हैं, वाले साथ इसके है, यात्री? पढ़ने में पाठक की हैसियत से, प्रेरित करने अच्छा, की हैसियत नहीं से। आपने बहुत अच्छा बिंदु आपने उठाया, पाठक वाला मामला। तो ये बताइए, जब से आपने लिखना शुरू किया तो निश्चित रूप से उस समय प्रकाशन की जो सुविधाएं या दिक्कतें, उनसे परिचित हैं आप, और वर्तमान तक आते आते जो ये यात्रा चलती रही, खास करके कोरोना के बाद प्रचुर मात्रा में साहित्य आया, इसमें कोई शक नहीं है। और प्रकाशक भी उससे भी ज़्यादा आगे मार्केट में किताबें खूब छपने लगी। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि किताबें तो खूब आ रही हैं, तो पाठक वर्ग पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? क्या आजकल पाठक पुस्तकें खरीदता है, लेता है और उसी तरह से उसका अध्ययन करता है, पढ़ता है, जैसे पहले ज़माने में हम इंतज़ार करते थे कब पुस्तक आएगी किसी बड़े लेखक की, और वो उसका फिर उसको लेते थे, खरीदते थे बाज़ाब्ता? पहले जमाने में पैसे कम थे, लेकिन पुस्तकों के लिए अलग लोग रखा करते थे और लिया ही करते थे जरूर। कृष्णकली हो कि फिर डॉक्टर देव हो, पर लोग परेशान रहा करते थे कि कमलेश्वर की किताबें हो, मनु भंडारी की 1 इंच मुस्कान हो, या जितनी भी मनु भंडारी की अक्का बंटी हो, तो लोग बेचैन हुआ करते थे। उस समय वो ये नहीं सोचते थे कि पैसे कहाँ से आएंगे। आज पैसे बढ़े, लेकिन पठन पाठन की सुविधा नहीं रही। इसके पीछे कहीं न कहीं हम अभिभावक भी दोषी हैं। हम अपने घर में पत्रिकाएं कम मंगाने लगे, हमारे खर्चे दिखावे की ओर ज्यादा बढ़ गए। अगर हम बचपन से बच्चों को किताबें, पत्रिकाएं दी, चंपक हो या नंदन, तो अब खत्म हो गया, बंद हो गया, जितनी भी पत्रिकाएं हैं उसको उसकी रुचि के अनुसार देते जाए, तो ना चाहते हुए भी, यार एक समय बना देते कि हमारे, जब मैं स्कूल में थी, यह व्यवस्था स्कूलों में हो तो और भी अच्छा, क्योंकि स्कूल ही एक तरह से रुक रहा है, वो हिंदी की ओर तो मुड़ने ही नहीं दे रहा। आज के स्कूल, पब्लिक स्कूल जितने हैं, तो ऐसे में रुचि उसको साहित्य की ओर तो बाद में जाएगी, हिंदी की ओर ही जब नहीं है। मैं हिंदी की बात अभी कर रही हूँ। लेकिन हम जब पढ़ रहे थे, तो हम विद्यार्थियों को एक पुस्तकालय में मिला करती थी जब किताबें, तो केवल किताब पढ़ो, लाके दे दो, जमा करो, खुश हो जाओ, उतनी बात नहीं थी। आपको एक डायरी मेंटेन करनी है, उसमें लिखना है किताब का शीर्षक, लेखक, उसमें क्या कथा वस्तु है, कथानक उसका क्या है, और आपको संदेश क्या है, आपको वह कैसी लगी। अब जो इतनी चीजें लिखते हैं तो आप नहीं चाहते भी पढ़ेंगे। एक तो ऐसे ही माहौल ऐसा था कि लोग पढ़ते थे, दूसरा स्कूलों में। अब यह व्यवस्था फिर से अगर स्कूलों में बहाल कर दी जाए कि कथानक भी देखो, संदेश क्या है और साथ में आपको कैसी लगी ये, तो नहीं चाहते भी बच्चे पुस्तक की ओर मुड़ेंगे। इसलिए केवल बस रोना रोने से कुछ नहीं होने जाता। और जहां तक प्रकाशकों की बात है, उस जमाने में बहुत कठिन था छपना, आसान नहीं था, क्योंकि पैसा लेकर के छापने वाला कौन है ये भी पता किसी लेखक को नहीं था। आज तो खुलेआम लिख के साझा संकलनों के लिए कितने पैसे दीजिए, साझा संकलन ऐसे निकलेंगे, आपको छप जाएंगे, और आपका एकल के लिए आप इतने दीजिए, मैं इतनी प्रतियां आपको दूंगा, और बाकी फिर मैं ना आपका प्रचार करूंगा ना प्रसार करूंगा। वो सारा जिम्मा लेखक के जिम्मे आ गया। तो ये जो प्रचार प्रसार भी बंद हुआ ना, ये भी एक बहुत बड़ा कार्य, मतलब कारण है। लेकिन अब प्रचार प्रसार के लिए फेसबुक है, विमोचन, लोकार्पण। ये तो आपने पाठक वर्ग का,
अनीता जी, आपने फेसबुक का जिक्र किया, नीलम कुलश्रेष्ठ जी ने एक कमेंट आपके लिए भेजा है, उस पर जी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। पठन पाठन की सुविधाएं बढ़ तो गई हैं वो नेट के कारण, तो उन्होंने जी नेट का जिक्र यानी फेसबुक का जिक्र किया है, या नेट में हम सोशल मीडिया जितने कहेंगे, तरह, हाँ। सोशल मीडिया। जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पर एक देखिए साहित्यकार के रूप में। जी, समय के अनुसार परिवर्तन आवश्यक भी है और नजर भी आ रहा है। बच्चे भले किताबें नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पाठक हैं, नेटवर्क की चीजें पढ़ रहे हैं। वो ढूंढ करके किंडल हो या कहीं और तो पढ़ रहे हैं। तो एक तरह से कहिए, अगर हमारी किताबों के पाठक कम हुए, लेकिन दूसरी ओर फिर साहित्य के पाठक कम नहीं हुए। और वही साहित्य पढ़ते पढ़ते बहुत सारे बच्चे या लालायित होते या लालच देखकर वो खुद लिखने भी लगे। आप सबको खारिज नहीं कर सकते। मैंने देखा है कि जो पहिया पहिया चलना शुरू किया जिन लोगों ने लिखने लेखन में, अभी फेसबुक वाले जमाने, नेट के जमाने की बात कर रही हूँ, सोशल मीडिया की, वो धीरे धीरे मैंने उन्हें मजबूत होते देखा फिर वो इतनी अच्छी रचनाएं लिखने लगे कि आप चकित हो जाते हैं। तो आप खारिज नहीं कर सकते उन लोगों को, क्योंकि जो नहीं, समय के अनुसार बदलाव, समय के अनुसार बदलाव भी आवश्यक है। ये बहुत जरूरी है, आपने सही बस कहा, समय के किताबों के साथ। लिए भी मुश्किलें हैं जरूर, लेकिन फिर से जगाई जा सकती है। हम लोगों को कोशिश करनी होगी, हम लोगों को, स्कूलों को, संस्थाओं को, प्रकाशकों को, सबको। कि समय समय के साथ तो बदलाव जरूरी है, परिवर्तन आता रहता है। एक और कमेंट उनका आया, सोशल मीडिया की ही नहीं, अच्छी साहित्यिक ऑनलाइन पत्रिकाओं की बात कर रही हूँ। ये नीलम जी लिख रही, नीलम कुलश्रेष्ठ जी, बात सही है। और ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि देखिए, मैं अपनी मिसाल बता रहा हूँ आपको। जब से मैंने फेसबुक लाइव कार्यक्रम शुरू किया है, बहुत सारे ऐसे साहित्यकार मित्र हैं जिनकी पहचान हमारी फेसबुक के माध्यम से हुई। उनका हाँ उनका लेखन, उनकी कविताएं, उनकी रचना घर में था। तो फेसबुक के माध्यम से ही हम एक साहित्यिक मित्र भी बन गए, और उनको पढ़ने, उनको देखने का अवसर हमें उसके माध्यम से मिला। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम पुस्तक के रूप में अपने साहित्य को लाना चाहते हैं, प्रकाशक के साथ जो संबंध होने चाहिए, और उसके बाद एक और आपको नदियां पार करनी है, बहुत चौड़ी नदियां, तो आपको समीक्षक के माध्यम से भी गुजरना पड़ेगा। क्योंकि आजकल ये विषय भी चल रहा है कि हर एक साहित्यकार का अपना एक समीक्षक भी होता है। आपकी क्या ये प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया ये है कि ये सच है। जिसको समीक्षक जिसको समीक्षक बढ़ाना और चढ़ाना चाहते हैं, वो 2 साल में महान बन जाता है। जिसको नहीं चाहते, वो अपनी मेहनत के बल पे आगे आता है। इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा सहारा है, क्योंकि उसके बल पे आप जिसे नहीं पहचानते थे, क्योंकि आप सारी पत्रिकाएं पढ़ने वाले पाठक भी नहीं ले सकते, ये स्वाभाविक बात है, ना सारी किताबें खरीद सकता। तो उसकी रचनाओं की उत्कृष्टता और गुणवत्ता के साथ के लिए उसे कुछ न कुछ तो फेसबुक ने ही या सोशल मीडिया ने सबके सामने जब परोसा, लोग एक दूसरे को जानने लगे, तो ये समझ में आया कि वह किस स्टैंडर्ड का लिख रहा है, मुझे क्या चीज पढ़नी है। यहाँ आपको और एक फायदा दिखता है कि आप छांट सकते हैं कि मुझे क्या पढ़नी है, क्या चीजें नहीं पढ़नी है। तो समीक्षक जो है, जो कार्य नहीं कर रहे वो फेसबुक कर रहा है, वो सोशल मीडिया कर रहा है। लेकिन ये समीक्षकों का जो यह हाल है कि ये मेरा ग्रुप, वो तेरा ग्रुप, ये बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। संकेत नहीं है आप वैसे। अच्छी किताबों के साथ रहिए, लेखकों के साथ मत रहिए। मेरे विचार से आप किताबें पढ़िए, हम किताबें जो अच्छी है हम उसको बढ़ाइए। हमारे साहित्यकार मित्र ने बहुत अच्छा लिखा है, ये तो व्यंग्य हो गया, निजी समीक्षक। ये तो अब उन्होंने उन्होंने इसको कितना व्यंग्यात्मक रूप में लिखा है वो अलग बात है। लेकिन जी है कुछ ऐसी परिस्थितियां भी कभी कभी बनती है। अब देखिए ना, सबसे बड़ी त्रासदी क्या है आजकल? पत्रिकाएं तो है, निजी पत्रिकाएं हैं, मतलब जो बहुत ही सीमित मात्रा में आती है, या कुछ सरकारी पत्रिकाएं हैं। लेकिन जो पहले पत्रिकाओं की प्रतीक्षा रहती थी हमें, जो साहित्यिक पत्रिकाएं आती थी,
क्या ज़माना था वो जब सारिका, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी, बहुत सारी पत्रिकाएँ थी, कितने नाम गिनाए हम। उस समय मराल मराल पत्रिका आती थी। बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएँ आती थी जिनका साहित्यिक अपना उनकी गरिमा होती थी और लोग तरसते थे कि हम इन पत्रिकाओं में छपें, इसमें प्रकाशित हमारी रचना हो। तो आहिस्ता-आहिस्ता वो तो ख़ैर बहुत अलग बहस है, अलग विषय है। लेकिन आजकल भी पत्रिकाएँ आ रही हैं, अपनी-अपनी सीमाओं में उनका प्रकाशन होता है। कुछ निजी कारणों से, कुछ आर्थिक कारणों से, कई कारण हैं। बहुत मात्रा में वो अधिक पाठकों तक नहीं पहुँच पाती है। ये एक अलग विषय है। ख़ैर हम बहुत गंभीर बातचीत में चले गए, लेकिन मैं आपकी कविताएँ मिस कर रहा हूँ। आपकी कविता मैंने जो खुशबू वाली पहले सुनाई, बहुत अच्छी कविता थी। अब बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, पूनम शर्मा जी लगातार, प्रणव भारती जी, उनका मैं नमस्कार करता हूँ, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी नमस्कार। सरोजी कौशिक जी लगातार जुड़ी है। आप अपनी एक दो कविताएं सुनाएं, कविताएं आप अच्छा लिखती हैं। एक कविता है बोनसाई। जी। बोनसाई नहीं है जिंदगी, बोनसाई नहीं है जिंदगी, न ही जीवन का नाम है पतझड़, सूखी पत्तियों पर बिछा। वह तो एक निर्बाध बहती हर पल की नदी है। क्या बात। शैल की ऊंचाई, रत्नाकर की है गहराई, बोनसाई कहाँ है जिंदगी। केवल घर की चार दीवारी में कैद मेहमान कक्ष में सज अतिथि को आकर्षित करना स्त्री का प्रारब्ध नहीं। केवल घर की चार दीवारी में कैद मेहमान कक्ष में सज अतिथि को आकर्षित करना स्त्री का प्रारब्ध नहीं। वह बहती रहे सदा छल छल, बहती रहे आगे ही आगे, इसी में है छुपी उसके जीवन की सार्थकता। नहीं, वाह केवल बोनसाई नहीं है जिंदगी। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। एक और कविता सुनाइए, कविता बहुत अच्छी जी, लिखती है आप। जी। एक छोटी सी कविता है चेहरे। अब चेहरे पहचान में नहीं आते, अब चेहरे पहचान में नहीं आते, वक्त की धूल ने बिगाड़ दिए कई चेहरे। अब चेहरे पहचान में नहीं आते, वक्त की धूल ने बिगाड़ दिए कई चेहरे। काश पहले मिलना होता, शायद लेती बचा कुछ बेदाग चेहरे। वाह शायद वाह। पहले मिलना होता, काश पहले मिलना होता, शायद लेती बचा कुछ बेदाग चेहरे। जो एक साहित्यकार का कार्य है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता है आपकी। और भी सुनेंगे आगे, अभी बातचीत हम जारी रखेंगे। अरोड़ा जी ने जी एक और कमेंट लिखा है, वो बहुत ही सार्थक है और उसमें कोई संदेह नहीं। अधिकतर पत्रिकाएं पीडीएफ रूप में ही जिंदा हैं। तो बहुत अच्छा कमेंट है उनका, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारी पत्रिकाएं जो आती हैं, या पत्रिकाएं छोटे, या तो लघु है या बहुत विस्तार में है, पीडीएफ के फॉर्म में दे जाते हैं। ये तो तुरंत वाला मामला हो गया ना, क्योंकि आजकल इसका प्रकाशन और मुद्रण इसमें बहुत महंगा भी हो गया है। और अब क्या समस्या है अनीता जी, कि पहले तो पत्रिकाएं, जी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं कहना चाह रही हूँ कि देखिए, हम लोगों को फिर से जगने की जरूरत है। अब सायास पत्रिकाएं खरीदने की जरूरत है। हम पीडीएफ में पढ़ते कितनी मेहनत पड़ती है, अगर हम मोबाइल पे पढ़ते हैं, अगर हम लैपटॉप पे पढ़ते हैं। पत्रिकाएं महंगी, समय के अनुसार महंगा। एक जमाने में कचौड़ी मिलती थी 1 पैसे में 5, आज महंगी हुई ना, तो वही स्थिति है। हम मॉल में जाके 5,000 की साड़ी खरीद सकते हैं, सूट खरीद सकते हैं बहुत महंगी, तो क्या 200 की किताबें नहीं खरीद सकते? मैं मंथ के प्रत्येक बजट में से एक कोना पत्रिकाओं के लिए अलग रखती हूँ, पत्रिकाओं किताबों के लिए। तो मैं ये कार्य अगर हम लोग करना शुरू करें ना, तो उन्हें जीवित रखा जा सकता है, क्योंकि ये हमारी भी जिम्मेदारी है, हर पाठक की, हर लेखक की तो ज्यादा, कि वो केवल पीडीएफ के भरोसे ना रहे। वो तो मजबूरी में पीडीएफ आपको दे रहे हैं, चूंकि आप नहीं खरीद रहे। तो केवल पीडीएफ के भरोसे ना रहे, आप खरीदें और फिर उनको जीवित करें। जो चल रहे हैं उनको
सांसें दे, क्योंकि अभी भी बहुत सारी पत्रिकाएं हैं जो अपने बल पे निकल रही हैं, लघु पत्रिकाएं हैं, देहरादून से आ रही हैं, इधर आपकी जितनी दिल्ली की पत्रिकाएं नाम नहीं लूंगी, सीहोर से आ रही हैं, पंकज सुबीर जी निकाल रहे हैं, तो सारी पत्रिकाएं अपने बल पे निकलती जा रही हैं और बहुत बेहतरीन पत्रिकाएं हैं। इसमें छपना एक तरह से प्रतिष्ठा की बात भी है, तो हम केवल छप कर प्रतिष्ठित क्यों, हम क्यों नहीं उसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखें, और इसके लिए हम अपना एक समिधा, एक थोड़ा सा यज्ञ में हवन में थोड़ी सी समिधा डाले। कितना लगेगा? अगर आप बजट से नियम बना के चलते हो तो कभी नहीं दिक्कत होती, उसके लिए दूसरी जरूरतें कम कर दीजिए। किताबों के लिए आपको दूसरी जरूरतें थोड़ी कम करनी है, नहीं तो हम छोटी सी करना चाहिए मेकअप के सामान पे या फिर कपड़ों पे। मॉल में हम बहुत फेंक के आते हैं, तो क्या उसका एकांश में छोटा सा चीज है, किताबों जो हमारे संस्कार, हमारे घर के संस्कार, हमारे बच्चों के संस्कार बढ़ाएंगे, उसके लिए खर्च नहीं कर सकते। ये मेरा कहना है। नहीं, बहुत अच्छा विचार है आपका। लेकिन अगर इसी स्तर पर, इसी लेवल पर हर कोई व्यक्ति सोचे, हर कोई साहित्यकार बुद्धिजीवी सोचे, तो एक बड़ा अंतर आ सकता है, उसमें संदेह नहीं है। अरोड़ा जी भी लिख रहे हैं, सही सकारात्मक सोच है। देखिए, एक साहित्यकार की तो हमेशा सकारात्मक सोच ही रहती है, और साहित्यकार की एक ही सीमाएं होती हैं कि और उसकी सीमाएं भी, विडंबना भी है, और उसका दुख भी यही है कि वो जो लिखता है कि वो पाठकों तक पहुंचे, और पाठकों तक पहुंचने के लिए आपको कई मरहलों से के बीच में से जाना पड़ता है। पहला जो बैरियर आपका, पहला जो आपको पार करना होता है, वो प्रकाशक होता है। तो प्रकाशक के लिए आपको बहुत उस रूप में कार्य करना पड़ता है कि पुस्तक प्रकाशित हो, और उसके बाद एक और बड़ा जो होता है वो पाठक तक पहुंचे। जब तक कि देखिए, केवल पुस्तक का प्रकाशन होना ही पर्याप्त नहीं होता है, जब तक अनिता रश्मि को पढ़ा नहीं जाएगा, उनको जी फिर कैसे सही। जाना जाएगा एक साहित्यकार के रूप में। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे सामने। और आजकल जैसा कि कई मित्रों का, साहित्यकार मित्रों का मानना है, आजकल इतना प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है साहित्य सोशल मीडिया पर। आप एक स्पर्श करने से आपके कई ऐसे सामग्री आपके समक्ष आएगी, आप कह रहे हैं पुस्तक लेने की क्या आवश्यकता है। चाहे आप प्राचीन साहित्य निकालिए, आज का निकालिए, लेटेस्ट साहित्य निकालिए, आपके समक्ष प्रस्तुत होता है, क्योंकि वो प्रकाशित होने से पहले ही सोशल मीडिया पर आ चुका होता है ना। तो इसीलिए उस रूप में हमें बहुत, साहित्यकार को बहुत गंभीरता से सोचना होगा। तो आजकल क्या है आपका प्रोजेक्ट, आजकल क्या लिख रही हैं आप? अभी एक उपन्यास पे काम कर रही हूँ, देखिए कब पूरा होता है। मेरा संशोधन का कार्य उस पे चल रहा है। एक कहानियों की किताब आ रही है, मेरी प्रिय कहानियां, न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन से, जब आ जाए। तो कब तक संभावना है उस पुस्तक के आने की? इसी साल सितंबर संभावना है, सितंबर में या अक्टूबर में आ जाएगी। तो कितनी कहानियां हैं, और किन विषयों पर खास करके आपने केंद्रित किया है? विविध वर्णीय कहानियां, जो कि मेरी प्रिय है, तो स्वाभाविक है कि विविध वर्णीय है, वो बंधन में नहीं है कि इस विषय पे ही है। वो सामाजिक सरोकार तो है ही, उसके अलावा व्यक्तिगत, मतलब विभिन्न विषयों पे आधारित वो कहानियां हैं। जनजातीय पे भी हैं कुछ। नहीं, वही 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 मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि 14-15 होंगे, 15 कहानियां होंगी लगभग। क्योंकि आप, चूंकि आपने ज़्यादा केंद्रित किया है जनजातीय और जो क्षेत्रीय साहित्य है, उसको जो विषय है, उन पर आपने काफ़ी साहित्य उन पर केंद्रित किया है। और ये ज़रूरी है कि जो आंचलिक साहित्य जो है, आंचलिकता जिसमें आनी चाहिए, तो आपका क्या विचार है कि क्या केवल अब साहित्य महानगरों में ही सीमित रह गया है, या महानगरों के आसपास ही घूम रहा है, लेकिन जो हमारे गांव हैं, जो हमारी आंचलिकता है, जो हमारी गांव की सभ्यता है, गांव का जीवन है, गांव के गीत है, गांव का उठना बैठना है, उसमें साहित्य के माध्यम से उसको चित्रित होना बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। मेरे विचार से
पुनर्जीवित किया जाना चाहिए इन चीजों को। हमारे झारखंड में तो लोकगीत लोक कथाओं को लोग ला रहे हैं। मैं अपनी कहानियों में लोकगीत लोक कथाएं भी लाती ही हूँ। और जनजातीय से अलग कहूँ तो आंचलिक में भी मेरी कई कहानियां हैं दूसरे जातियों से संबंधित। अभी अभी 2-3 मंचों पे लोगों ने उसे पोस्ट किया और बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला उसे। भंवर में एक कहानी है जलकुंभी पे, तो वो दूसरी जाति का है लेकिन लोगों ने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया, बड़े बड़े समीक्षकों ने। तो सबसे बड़ी बात है कि आप पुनर्जीवित करिए, इसलिए कि उन चीजों को हम भुला नहीं सकते। पुरातन और अद्यतन को साथ लेकर चलने की जरूरत है, क्योंकि आज के बच्चे नहीं जानते क्या है। और दूसरी बात कि गर्मी की छुट्टियों या जो भी छुट्टियां होती है उसमें मेरे विचार से बच्चों को कभी कभी गांव भी घुमाना चाहिए। तब वो दर्द भी समझेंगे किसान का, मेहनत भी समझ पाएंगे और मिट्टी की खुशबू भी समझ पाएंगे। केवल आप बड़ी जगहों पर ना घुमाएं। ये मेरा एक हमेशा से रहा है। मैंने अपने बाल कहानी में इसको लाया भी है, लिखा भी है। और हम ये नहीं कह सकते कि महानगरों में कहानियां हैं या केवल गाँव में है। हर जगह जब इतने लेखक हो गए हैं और इतनी अनुभूतियां सबकी अलग अलग है, सबके अनुभव अलग अलग, तो प्रचुर मात्रा में रचनाएं आ रही हैं और वो केवल उसको हम लोग बांट नहीं सकते। हाँ, ये अलग बात है कि महान जिनका जो अनुभव, जिस क्षेत्र का अनुभव है उसके आधार पर लिख रहे हैं। कुछ अचेतन की सब कुछ तत्काल जानकारी के आधार पर लोग नहीं लिखता, कुछ बैठा रहता है अचेतन में, सभी के मन में भी बचपन का हो या कुछ, और वो उभर आता है। वो गांव का पुराना पुराना जो है या महानगर का है। और बाद में अगर हम लोग बदलाव को भी पकड़ने की कोशिश करें तो वो मुकम्मल कहानी, क्योंकि समय के अनुसार बहुत आप बदलाव। एक कथाकार के रूप में, एक गद्यकार के रूप में, आप अपने जीवन में एक होता है हर एक जीवन में कि आप किसी विशिष्ट कथाकार, विशिष्ट साहित्यकार से आप प्रभावित रही हैं, उनके लेखन से, उनके व्यक्तित्व से। कहते हैं ना कि मनु एक गुप्त रूप से वो होता है कि आप उनके लेखन से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कभी कभी वो आपके लेखन, आपके मतलब कि एक साहित्यकार के लेखन में भी झलकता है, वो सामने आता है। तो आपको क्या लग रहा है? अच्छा, कई लोग तो मानते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, और वो खुलकर स्पष्ट रूप से सामने नहीं आते हैं, और कई लोग को स्वीकार करते हैं कि मैं इस व्यक्ति से ज़्यादा प्रभावित, इनके लेखन से, इनकी जो लेखन दर्शन से ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ। तो आप का क्या है इसमें? आपको लगता है कि किसी हाँ, हाँ, प्रभावित तो हुई थी। मनु भंडारी हुई, अमृता प्रीतम हुई, कमलेश्वर जी हुए और गुनाहों के देवता। क्योंकि मुझे अरे लगता वाह! है कि मेरी एक कहानी में, मतलब धनवीर भारती जी की बात करना चाह रही हूँ, हाँ, हाँ, कि मैं मेरी समझ एक गया जी। कहानी थी अंतिम पृष्ठ। मैं बताना चाहूंगी एकदम शुरुआती दौर की कहानी, और उसको राष्ट्रीय सहारा ने 4 अंकों में प्रकाशित किया था, धारावाहिक। शायद डोभाल जी उस समय थे उसके संपादक। मैं उतना संपादकों को नहीं जानती थी। चीजें भेजी, पसंद की गई, छापी तो ठीक, अन्यथा लौट के आई तो उसे थोड़ा बहुत सुधार के दूसरी जगह भेज दी, इतना जानती थी बस। बाद में जाना कि शायद वल्लभ डोभाल जी थे। तो 4 अंकों में वो आई थी। मुझे लगता है उस कहानी का अंत गुनाहों का देवता के अंत से प्रभावित था, क्योंकि उसमें भी जल में वो अस्थि विसर्जन होता है, सुधा का विनती करती है वहां, भले उसका मांग भर दिया जाए। लेकिन यहाँ मैंने डायरी विसर्जन करवाया था। मतलब 2 पति पत्नी अलग हो चुके हैं और मिलाने की कोशिश उनका लास्ट में उनका भगना करता है, मतलब बहन का बेटा, जिसको उसने पाला था जब वो अपने ससुराल में थी, छोड़ के आ गई थी। प्रतिरोध का थोड़ा स्वर रहता था मेरी कहानियों में। तो वो जब चला आता है तो वो मिलाने के लिए आता है और उनकी डायरी लेके आता है कि इस कविता में अपनी मामी के पास, कि इस डायरी में आप हर समय अपनी कविता लिखती थी, हर क्या कहना चाहिए वर्ष, मतलब महीने के वर्षगांठ पे शादी के, और मामा को देती थी, उन्होंने इसे दिया है, भेजा। तो वो अंत में बोलती है कि मतलब तो किसे गंगा में बहा दो। तो मुझे लगता है यहाँ कहीं न कहीं बिनती, सुधा और साथ में उसके नायक रहे होंगे। क्या बात है! मुझे देखिए, बाद में लगता है कि कहीं ना कहीं जरूर रहे होंगे, जो यहाँ बैठे होंगे और मुझे खुद नहीं पता, और वो रच गई। ये कभी-कभी होता है कि आप किसी बहुत शुरुआती दौर की थी मैं।
शुरुआती मतलब ज़्यादा प्रभावित रहती है और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। जब आप जी फिर बाद में लिखते हैं तो आपको लगता है कि भैया वो इस रचना से, इस रचनाकार से, इस साहित्यकार से ये इसका जो ये पोर्शन है या ये जो पूरा आ रहा है प्रक्रिया लेखन की, ये प्रभावित लगती है। इसमें देखिए उसको अगर आप सकारात्मक रूप से मानते हैं, लिखते हैं और अपनी ईमानदारी से लिखते हैं तो और कहते भी हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस पूरी प्रक्रिया में जहाँ से आपने अपनी साहित्यिक यात्रा शुरू की है, क्योंकि आप साथ-साथ में अपने बड़े से अपने वरिष्ठ साहित्यकारों को भी पढ़ते रहते हैं ना, उनका भी अध्ययन करते रहते हैं। ये सब आपके माइंड में इकट्ठा हो जाता है और बाद में जब निचोड़ में आप लिखते हैं तो कहीं न कहीं कोई पुट आ जाता है। तो उसमें न कहने में कोई शर्म है, न कोई बात है, संकोच है। और जाने-अनजाने में ये बातें कहीं पर आप उनको अपनी भाषा में, अपनी शैली में, अपने विचारों में उनको आप रिपीट करते हैं, लिखते हैं। तो और नए इंटरप्रिटेशन के साथ भी हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो बहुत अच्छी सार्थक वार्ता हुई आपके साथ। आपकी क्या कुछ रचनाओं का और अन्य भाषाओं में अनुवाद हो चुका है? हाँ, हुआ। जी हाँ, जी, अन्य उसके बारे भाषाओं में में हुआ, मलयालम कहानियों का मलयालम में भी और तेलुगु में भी अनुवाद हुआ और विपुला नामक मलयालम की पत्रिका में उसका प्रकाशन भी हुआ था और साथ में कविताओं, कहानियों, लघु कथाओं का अनुवाद खोरठा में भी हुआ है, इधर की भाषा, और अन्य भाषाओं में भी हुआ है, उसका इंग्लिश में भी और मगही, मैथिली, भोजपुरी। तो क्या क्या प्रतिक्रिया क्या आई आपके पास अन्य भाषाओं में अनुवाद होने के बाद? अच्छी प्रतिक्रिया रही। जब अन्य भाषाओं में हुई तो लोगों ने पसंद की रचनाओं को। ऐसे मैं एक बात फिर अन्य कहूंगी कि अब मेरी रचनाओं में वो अचेतन वाली बात नहीं रह गई। अब अनुभव, नहीं, अनुभूति नहीं। के आधार पर जो देखिए देखा, देखिए 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 अनुभव और अनुभूति के आधार पर। जी। अनीता जी वो एक साहित्यकार के जीवन में उसकी रचना प्रक्रिया में एक विशेष काल आता है, विशेष कालखंड होता है, जहाँ पर वो थोड़ा-सा प्रभावित रहता है। उसके बाद इतनी परिपक्वता आ ही जाती है कि ये सब चीज़ें पीछे धकेल कर, पीछे छोड़कर फिर वो उसका जो मौलिक लेखन तो मौलिक ही होता है, लेकिन वो जो आपने अवचेतन वाली बात कही वो तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता हट जाता है। और आपकी अब कार्यक्रम के समापन पर बातचीत तो बहुत अच्छी हुई आपके साथ। एक कविता और सुनना चाहेंगे आपसे, उसके बाद फिर हम कार्यक्रम को समापन करेंगे। जी सर। बेतरा एक मैं कविता सुना रही हूँ। बेतरा कहते हैं, आप लोगों ने पहाड़ों पे भी देखा होगा, पीठ पे बच्चे को लेके काम करना। अब तो आधुनिक हाँ, महिलाएं पेट पे बच्चे को लेके काम करती हैं, है ना? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन उस जब पीठ पे बच्चे, ये आपको अगर आप झारखंड आएंगे तो जगह जगह देखने को मिलेगा अभी भी। पीठ पे बच्चे को, नन्हे बच्चे को लेकर छोटी छोटी लड़कियां भी और सब काम करती हैं। तो उन पर मैंने लिखी थी कविता, बेतरा उसको कहते हैं। बांध जी, कर बेतरा में अपने छुआ पुता बच्चे, बांध कर बेतरा में अपने छुआ पुता को, ये जो शहर की छाती पर संवारने शहर को घूम रही हैं, एक माँ भी। बच्चा कब छाती पर, कब पीठ से बंधे बेतरा में समा कंगारू बन जाएगा, कह नहीं सकते। ईंट भट्ठों, भवनों सहित सारे बाजार, सड़क गली में छा गई है श्रम का अद्भुत ईमानदार प्रतीक बन, पीठ पर बंधे अपने नन्हे मुन्नों के संग। क्या बात है। नन्हा नन्हा मुन्ना सा बेतरा पहचान है इनकी, नन्हा मुन्ना सा बेतरा पहचान है इनकी। खेत खलिहान, पोखरा अहरा, इधर के भाषा में पोखरा तालाब, पोखरा अहरा, नदी, तालाब, सागर, गोहाल, बथान, पगडंडी, कहीं भी मिल जाएंगी ये और इनका बेतरा। वाह क्योंकि वाह वाह। क्योंकि अपने बेतरा में ये सिर्फ क्योंकि अपने बेतरा में ये सिर्फ वर्तमान ही नहीं ढोती,
भविष्य भी ढोती है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर कविता, बहुत अच्छी कविता। इसलिए मैं यही कह रहा था, आपकी कविताएं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लिखती है। अब कार्यक्रम का समापन हम करेंगे अभी थोड़ी देर में, तो जितने भी मित्र हमारे साथ जुड़े, आपका कार्यक्रम आप बाद में कमेंट्स आप देख लीजिएगा अनीता जी, और आप चाहेंगे तो आपके फेसबुक पे जब ये आप इसको शेयर करेंगे, आप उनके जो हमारे मित्र जो उन्होंने अपनी टिप्पणियां दी है, कमेंट दिए हैं, उनका आप जवाब दे दीजिएगा, अच्छा जी, रहेगा। जरूर तो जरूर उनके लिए जरूर। उनके लिए दो शब्द कहना चाहेंगे आप? हाँ, ज़रूर कहना चाहूँगी। इसमें जितने भी लोग जुड़े, इसमें काफ़ी नाम परिचित भी हैं। वेंकटेश निझावन जी बहुत पहले से सामना नहीं हुआ है, लेकिन रचनाओं के माध्यम से हम लोग साथ रहे, नीलम कुलश्रेष्ठ जी और बहुत सारे लोग। तो उन सभी को, उसके अलावे जो नहीं भी परिचित हैं, जो रचना के माध्यम से हम लोग जुड़ते रहे, उन सारे साथियों को, सारे लोगों को मेरा बहुत-बहुत आभार। और आप लोगों ने टिप्पणी के माध्यम से जो यहाँ भी आपने इस मंच को गुलजार रखने की कोशिश की, इसके लिए भी आभार। आपका भी रैना जी बहुत आभार। बहुत अच्छा लगा अनीता रश्मि जी। ये एक लंबे अंतराल के बाद पुनः आज से मैंने ये कार्यक्रम आरंभ किया है। अब ये फेसबुक पर भी उपलब्ध रहेगा, और मैं चाहूँगा जो मित्र जुड़ नहीं पाए, वे बाद में देखेंगे, आपकी बातचीत सुनेंगे ज़रूर। बहुत अच्छा लगा। मैं पुनः आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ अनीता रश्मि जी। आप रांची से हमारे साथ जुड़ गई, और बहुत सार्थक बातचीत रही आपके साथ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। मित्रों, रचना धर्मिता कार्यक्रम में आज हमारे साथ उपस्थित थी रांची से अनीता रश्मि जी, सुपरिचित साहित्यकार। और जो मित्र इस बीच में हमारे साथ जुड़े रहे, मैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं, और अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।